हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यू वीडियो। आज की वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.2 रियल नंबर्स क्लास 10। ठीक है, तो इसका देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, देखिए जब हम इस प्रकार के सवाल करते हैं तो हम क्या करते हैं, इसके विपरीत मान लेते हैं। जो यहाँ पे अपरिमेय संख्या लिखा हुआ है इसके विपरीत हम यह मान लेते हैं कि एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो देखिए आप जानते हैं कोई भी परिमेय संख्या होती है तो हम उसको कैसे लिखते थे। आपने 9th और 8th में पढ़ा है कि परिमेय संख्या को p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे कोई संख्या 2/3 है तो ये ऊपर वाला क्या हो जाता था p और नीचे वाला क्या हो जाता था q। कहने का मतलब ये अंश, ठीक है, अंश और ये हर क्या हो जाते हैं। अगर कोई संख्या है जो अंश बटे हर के रूप में लिखिए तो वो क्या हो जाती है, परिमेय संख्या। ठीक है ना, ये आप 7th 8th और 9th में पढ़ चुके हैं। अब आप 10th में आ गए तो आप बहुत आसानी से इसको समझ जाएंगे। और हाँ, जहाँ पे आप एक चीज और देख लीजिए, क्यू जो है जीरो नहीं होता था। ठीक है ना, ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं। पहली चीज तो देखिए हम क्या करते हैं, इसके विपरीत मान लेते हैं कि यह एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे माना रूट 5 एक परिमेय संख्या है। देखिए हमने यहाँ पे इसको परिमेय संख्या माना है, अंत में हम क्या करेंगे, इसको गलत साबित कर देंगे। जो हमने परिमेय संख्या माना है इसी अपनी स्टेटमेंट को हम गलत साबित कर देंगे, जिससे प्रूफ हो जाएगा कि रूट 5 एक वास्तव में अपरिमेय संख्या है। तो देखिए रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, इसको मैंने अभी आपको समझाया कि लिख सकते हैं। परिमेय संख्या को रूट 5 है तो इसको हम लिख सकते हैं p बटे क्यू। ठीक है ना, परिमेय संख्या को आप p बटे q के रूप में लिख सकते हैं ना, जहां q इज नॉट इक्वल टू जीरो होता है। ठीक है, अब देखिए हम जो नई चीज यहाँ पे ज्वाइन करेंगे वो क्या है, जहां जहां p q सह अभाज्य, सह अभाज्य कहने का मतलब को प्राइम। ठीक है, को प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, तो देखिए को प्राइम नंबर संख्या है। तो देखिए अब आपके मन में सवाल आएगा कि सर ये सह अभाज्य क्या होता है। ठीक है ना, तो देखिए यही पॉइंट है जिससे आपका आंसर आएगा। ठीक है ना, तो देखिए मैं इसको आपको समझा रहा हूँ, आप बहुत अच्छे से इसको समझने की कोशिश करो। ठीक है, देखिए जैसे कोई ग्रुप है 2 और 3 का। ठीक है, और देखो एक ग्रुप हम लिख लेते हैं 3 और 5 का। ठीक है ना, और ये एक ग्रुप है पी और क्यू सह अभाज्य है। ठीक है, एक इसी को ले लेते हैं पी और क्यू। देखिए होता क्या है, जैसे हम दो है, ठीक है, अगर हम दो के फैक्टर करें, दो के गुणनखंड करें तो हमें मिलेगा 1 × 2। ठीक है ना, 3 का करें तो हमें मिलेगा 1 × 3। ठीक है, इधर हम ऐसे ही 3 का करें तो हमें मिलेगा 1 × 3, और 5 का करें तो हमें मिलेगा 1 × 5। तो देखिए आप यहाँ पे देखेंगे कि 2 और 3 में जो कॉमन गुणनखंड है, 2 और 3 में जो कॉमन गुणनखंड है वो क्या है, एक। ठीक है, एक के अतिरिक्त और कोई कॉमन गुणनखंड नहीं है। तो इस प्रकार की संख्याएं जिनका जो है कॉमन गुणनखंड एक होता है, ठीक है ना, वे सह अभाज्य होती हैं, को प्राइम होती हैं। यहाँ पे देखो 3 और 5 को प्राइम है क्योंकि इनका भी जो कॉमन गुणनखंड है वो क्या है, एक। एक के अतिरिक्त देखो 3 है और 5 है, तो ये ना तो 3 इसमें है, ठीक है, ना 5 जो है इसमें है। ठीक इसी प्रकार, ठीक इसी प्रकार जब हम p के गुणनखंड करेंगे तो जो हमने लिखा है ना पी क्यू सह अभाज्य है, तो देखिए इसका क्या हो जाएगा 1 × p। ठीक है, और q इजकल टू 1 × q। देखो जैसे 3 को हम 1 × 3 लिखते हैं तो वैसे ही हम p को 1 × p लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो इनका भी क्या है कि जो कॉमन गुणनखंड है p और q का कॉमन गुणनखंड क्या है, वो एक के अतिरिक्त कोई और नहीं होगा। ठीक है ना, इस चीज को आप नोट कर लो। ठीक है बेटा, देखो इसी से आपका जो है आंसर आने वाला है। ठीक है ना, तो देखिए हम सवाल में आगे बढ़ते हैं। आप समझ गए होंगे कि सह अभाज्य संख्याएं को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है ना, तो देखो आपने लिखा है रूट 5 इजक्वल टू p/q। ठीक है ना, यहाँ पे देखो आप, ये देखो रूट 5 इजक्वल टू p/q। तो देखिए अब इसके आगे जब हम सवाल सॉल्व करेंगे, देखो हम मैं इसको जो है इरेज नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि आपको थोड़ा और समझा दूंगा लास्ट में। तो देखो जो हमारा रूट 5 इजक्वल टू p/q लिखा हुआ है, अब हम क्या करेंगे, इसको ना दोनों तरफ जो है वर्क कर देंगे। ठीक है, दोनों तरफ क्या करेंगे, हम यहाँ पे वर्क कर देंगे। यहाँ पे हम लिख लेते हैं दोनों अक्षों
का वर्ग करने पर। ओके, देखिए जब हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे √5 का स्क्वायर इज इक्वल टू PYQ का स्क्वायर। ठीक है बेटा, देखो आप एक चीज जान लो, यहाँ आपका आज हर एक डाउट क्लियर हो जाएगा एक क्वेश्चन का, ठीक है ना, इस वाले क्वेश्चन का। यहाँ मैं आपका एक भी डाउट नहीं छोड़ने वाला, ठीक है। देखो अब हम क्या करेंगे, इसके √5 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो हमें मिल जाएगा 5, ठीक है ना। और PYQ का स्क्वायर करेंगे तो देखो हमें मिल जाएगा P² अपॉन Q², ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम क्या करें, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 5Q² इज इक्वल टू P², ठीक है ना। अब यहाँ से देखो, हम अगर Q² इधर लिख लें और P² के बटे में 5 भेज दें, ठीक है ना। देखिए 5Q² इक्वल टू P² है, तो Q² यहाँ रख के P² के बटे में हम 5 भेज सकते हैं। इसको हम क्या करते हैं, समीकरण नंबर 1, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए समझने वाली बात ये है, यहाँ पे लिखा हुआ है P² अपॉन 5, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, P² अपॉन 5। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो जैसे कोई संख्या लिखी होती है, जैसे 10 लिखा है, ठीक है, नीचे 2 लिखा है, ठीक है। तो देखिए होता क्या है कि जो हमारा 10 है वो क्या है, 2 से विभाजित है। जैसे 10/2 लिखा है, 10/2 को हम इस ऐसे, सॉरी, 10/2 को हम लिख सकते हैं ना, 2 से 10 को भाग, आप सवाल करते होंगे छोटे क्लासों में आपने करे होंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से तो इसका मतलब हुआ कि जो P² है वो 5 से विभाजित है, ठीक है ना। आई होप आप इसको समझ गए हो, P² 5 से विभाजित है, इसका क्या मतलब है, ठीक है ना। तो देखो जब कोई संख्या विभाजित होती है, जैसे P² 10 था, P² 10 था, ठीक है, वो यहाँ पे ऐसे नहीं, जैसे इसका मतलब क्या है, 10 है तो वो 2 से विभाजित है, तो इसको हम कैसे लिखते हैं, 2 से 10 को विभाजित कर देते हैं, ठीक है। तो मैं यही आपको समझाना चाह रहा हूँ कि जैसे 10 2 से विभाजित है, वैसे यहाँ पे P² 5 से विभाजित है, इस तरह से, ठीक है ना। अब देखो, अब यहाँ पे दूसरी समझने वाली चीज क्या है, वो ये है विभाजित और गुणनखंड। जैसे देखो 10 जब 2 से विभाजित है, ठीक है ना, तो इसका जब हम 10 का गुणनखंड करेंगे, देखो 2×5 = 10 और 5×1 = 5। तो जब कोई संख्या विभाजित होती है ना किसी संख्या से, तो वो जो विभाजित संख्या करती है, जैसे ये भाजक, वो उसका गुणनखंड भी होती है, ठीक है। जब ये दो 10 को विभाजित कर रही है तो ये 10 का गुणनखंड भी है, ठीक है ना। जब 10 2 से विभाजित है तो इसका मतलब ये हो गया कि 2 जो है वो 10 का गुणनखंड भी है, ठीक है ना। जैसे देखो ये 2 यहाँ पे 10 का गुणनखंड है, क्योंकि ये 2 जो है 10 को विभाजित कर रहा है। तो विभाजित कौन सी संख्या करेगी, जो संख्या गुणनखंड होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो मैं वही आपको समझा रहा हूँ कि P² जो है वो 5 से विभाजित है, तो इसका क्या मतलब हो गया, P² का जो गुणनखंड है वो 5 है, ठीक है ना। अब देखो, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं P² का जो गुणनखंड है 5 है, ठीक है। चूंकि P² का एक गुणनखंड गुणनखंड 5 है, ठीक है। P² का एक गुणनखंड 5 है, ठीक है ना। अब देखिए, अब एक हमारी जो प्रमेय है, जो आपकी पुस्तक में दी गई है, वो क्या कहती है, वो ये कहती है अगर P² का गुणनखंड अगर 5 है, ठीक है, अगर 5 है, ठीक है, तो P का गुणनखंड भी 5 हो जाएगा, ठीक है ना। ये आपकी किताब में प्रमेय लिखी हुई है, ठीक है, कि P² का गुणनखंड 5 है तो P का गुणनखंड भी 5 हो जाएगा। देखो इसको भी समझ लेते हैं, जैसे इनका कहने का मतलब है कि अगर P है, P मान लो 10 है, ठीक है, अगर इसका स्क्वायर हम कर दें, ये वाला देख रहे हैं हम, ठीक है, अगर P हम 10 मान लें और इसका स्क्वायर कर दें, तो वो अगर 5 से विभाजित है, 5 से विभाजित है, तो देखिए क्या हो जाएगा, 100, 10 × 100 / 5 है ना। तो ये 20 बार जाएगा, 5×100,
तो इनका कहने का मतलब है अगर पी स्क्वायर 5 से विभाजित है तो जो हमारा पी है कहने का मतलब 10, वो भी क्या हो जाएगा 5 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये यही कहना चाह रहे, विभाजित होने का मतलब क्या होता है, गुणनखंड में अभी आपको समझा चुका हूं। ठीक है। तो देखो यहाँ पे हम लिख सकते हैं आपकी प्रमेय के अनुसार कि अगर चूंकि पी स्क्वायर का एक गुणनखंड 5 है तो पी का एक गुणनखंड पी का भी आप यहाँ पे लिख लो। ठीक है, पी का भी एक गुणनखंड 5 होगा। ठीक है। ठीक है ना। अब देखो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब आपको यहाँ से पता चल गया कि भैया जो है P का एक गुणनखंड 5 है। ठीक है ना। अब देखो हम क्या करेंगे, जो हमारा P है, ठीक है ना, P का भी एक गुणनखंड 5 है, इसको क्या करेंगे, ये जो P है ना हमारा, देखो यहाँ पे जो ये P है इसके गुणनखंड रख लेंगे हम इस वाले समीकरण में, जो हमारा समीकरण नंबर 1 है, इसमें हम जो P के गुणनखंड है उनकी वैल्यू पुट कर देंगे। तो देखिए इसके जो गुणनखंड है वो क्या हो जाएगा, हम यहाँ पे लिखेंगे अतः P इज इक्वल टू 5C। ठीक है। हम जो समीकरण नंबर 1 हमारा है ये वाला, ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, P इज इक्वल टू 5C पुट कर देंगे। अब आप कहोगे सर आप जो है P इज इक्वल टू 5C क्यों पुट कर रहे हो यहाँ पे, ये तो समझा दो। तो देखो बेटा मैं आपको समझाता हूँ, मैंने आपसे पहले कहा है कि मैं आपका एक एक डाउट यहाँ पे क्लियर करूंगा। देखो आपको अभी मैंने बताया कि जो P स्क्वायर है, सॉरी जो P है, P का एक गुणनखंड 5 है, ये देखो यहाँ पे बताया मैंने ना, P का एक गुणनखंड 5 है। ठीक है। देखो यहाँ पे हमारा रफ पेज खत्म हो गया, थोड़ा सा नीचे चलते हैं हम यहाँ पे। चलो यहाँ पे बताता हूँ, P इज इक्वल टू 5C हमने क्यों रखा है। देखो अभी मैंने आपको बताया P का एक गुणनखंड 5 है, जैसे इसको मान लो P को 10, ठीक है, तो हम 10 के जो गुणनखंड है उनको कैसे लिख सकते हैं, 2 × 5, 2 × 5 = 10। ठीक है ना। तो यही इसी तरीके से जो P है उसका हमारे पास एक गुणनखंड क्या है, 5। ठीक है। और एक गुणनखंड C क्या है। अब आप कहोगे कि सर यहाँ पे चलिए आपने 5 तो रख लिया, लेकिन ये जो सी है इसको क्यों रखा आपने यहाँ पे। तो देखो बेटा सी एक पूर्णांक है, और मैंने आपको पहले ही बताया था पूर्णांक, ये देखो यहाँ पे आप जब ऊपर चलोगे तो आप यहाँ पे देखोगे जहाँ P और Q सहअभाज्य संख्या है, तो आपको पता चला था कि P का एक गुणनखंड क्या है, एक भी है। ठीक है ना। तो वही जो यहाँ पे C है ना, वो एक का मान है। ठीक है, एक को हमने C लिख लिया है, जो एक हमारा पूर्णांक है। देखो एक हमें एग्जैक्ट तो पता नहीं, पी की और भी वैल्यू हो सकती है, जैसे 5 × 1 × 2 या 3 भी हो सकती है। ठीक है। तो इस प्रकार जो पूर्णांक है ना, इनको हमने क्या रखा है यहाँ पे, सी माना है। ठीक है। और 5 तो हमें पता ही चल गया कि पी का एक गुणनखंड 5 है, जो कि ये है, देखो अभी हमें पता चला। ठीक है ना। तो जो हमारा सी है वो यहाँ पे, सी जो है वो क्या है, एक पूर्णांक है, जो कि हमें जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, इसके इनटू में कोई भी और गुणनखंड पी के हो सकते हैं। ठीक है ना। देखो बेटा, जैसे अभी आपको समीकरण 1 से पता चला कि P का एक गुणनखंड 5 है, और जब हमने ऊपर सहअभाज्य माना था तो वहाँ से आपको पता चला था इसका एक गुणनखंड 1 भी है। लेकिन देखो इसके 5 के अतिरिक्त और भी तो गुणनखंड हो सकते हैं ना बेटा, उन्हीं को यहाँ पे C माना गया है। ठीक है ना। तो उसी को हमने यहाँ पे क्या किया है, C माना है। ठीक है। तो आई होप आप बहुत अच्छे से समझ गए कि बेटा 5C यहाँ पे हमने क्यों रखा। ठीक है ना। अब आपको और ज्यादा इसमें समझने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल सा सवाल बचा हुआ है हमारा। देखो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे P की वैल्यू 5C है, जहां हम यहाँ लिख लेते हैं C एक पूर्णांक है। ठीक है। C एक पूर्णांक है। अब देखो बेटा होगा क्या यहाँ पे, P इज इक्वल टू 5C, हम क्या करेंगे समीकरण नंबर 1 में 5C वैल्यू पुट कर देंगे। तो हमारा समीकरण नंबर 1 क्या है, Q स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर अपॉन 5। तो देखो Q स्क्वायर इक्वल टू P की जगह क्या रखना है हमको, 5C, 5C स्क्वायर है ऊपर, ठीक है, 5C स्क्वायर अपॉन 5, यही तो है हमारा समीकरण नंबर 1। तो देखो यहाँ से हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, Q स्क्वायर इजकल टू पचम 25C स्क्वायर। ठीक है। और बटे 5। ठीक है। और देखो 5 से 25 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 5C स्क्वायर। ठीक है ना। Q स्क्वायर इजकल टू 5C स्क्वायर। ठीक है। अब देखो आप यहाँ पे
यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम क्या करेंगे, जो ये 5c² है ना, इसमें c² को यहाँ लिख लेते हैं और हम क्या करेंगे, q² के बटे में 5 पहुंचा देते हैं। ठीक है, जैसे ये c² है तो देखो यहाँ से ये जो 5 है यहाँ पहुंच जाएगा कि नहीं। ठीक है, तो उसी को हमने बदल के लिख लिया है इधर का उधर करके। ठीक है, ठीक है ना बेटा। तो इस तरह से हम यहाँ पे c² के बराबर में लिख लेते हैं q²/5। तो देखो आपको यहाँ से एक चीज पता चलेगी, जैसे कि हमने अभी पीछे किया था कि q² का p² का एक गुणनखंड 5 था, वैसे यहाँ पे देखो q² का भी एक गुणनखंड 5 है। ठीक है ना, यहाँ पे हम लिखेंगे चूंकि q² का एक गुणनखंड 5 है, इसलिए q का भी एक गुणनखंड 5 होगा। क्या हो जाएगा, 5 होगा। ठीक है ना, ये हमारा समीकरण नंबर 2 है। देखो ये तो आप समझ ही गए होगे कि q² का एक गुणनखंड 5 है तो q का गुणनखंड एक 5 होगा। ये तो मैंने अभी यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छे से समझाया थोड़ी देर पहले, देखो यहाँ पे। ठीक है ना, समीकरण नंबर 1 में मैंने आपको समझाया था, ये पूरा जो रफ हमने किया था। ठीक है ना, तो इसी तरीके से यहाँ पे सेम हो जाएगा कि q² का भी एक गुणनखंड 5 है तो q का भी एक गुणनखंड क्या हो जाएगा, 5। ठीक है ना, तो अब आप यहाँ से देखो, आपको क्या पता चला कि जो समीकरण नंबर 1 था हमारा, देखो समीकरण नंबर 1, यही तो है ना हमारा समीकरण नंबर 1, है ना। इससे आपको पता चला कि जो p है उसका एक गुणनखंड क्या है, 5। ठीक है, और हमारे समीकरण नंबर 2 है, हमारा समीकरण नंबर 2 c² = q² 5, उससे आपको पता चला कि यहाँ पे जो हमारा q है उसका भी एक गुणनखंड 5 है। ठीक है बेटा, अब आप यहाँ पे एक चीज सोचो, जब हमने यहाँ पे सह अभाज्य संख्याएं देखी थी तो हमने माना था कि p और q है उनका कॉमन गुणनखंड एक ही है। ठीक है ना, यही तो माना था आपने। और यहाँ पे हुआ क्या कि इसके इनटू में 5 भी आ गया कि नहीं, यही तो हुआ है। अभी देखो भैया, समीकरण नंबर 1 और 2 से आपको पता चला कि जो p है उसका गुणनखंड भी 5 है, और देखो समीकरण नंबर 2 से पता चला आपको कि q है उसका गुणनखंड भी 5 है। तो कहने का मतलब p के गुणनखंड क्या हो गए, 1 × p × 5। ठीक है ना, ऐसे ही q के गुणनखंड क्या हो गए, 1 × q × 5 हो गए कि नहीं। तो देखो फिर ये तो हो गया कि ये सह अभाज्य संख्या है ही नहीं, क्योंकि सह अभाज्य संख्याओं का जो कॉमन गुणनखंड होता है वो क्या होता है, 1। ठीक है, तो ये परिणाम क्यों प्राप्त हुआ, इसका मतलब ये हो गया ना कि जब इनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है जो कि 5 है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये सह अभाज्य संख्याएं नहीं है। ठीक है, और जो हमारी परिमेय संख्या होती है ना, जो हमारी परिमेय संख्या होती है, परिमेय संख्या जो होती है उनके अंश और जो हर होते हैं ना, परिमेय संख्या के अंश अंश और हर अंश और हर सह अभाज्य होते हैं। क्या होते हैं, सह अभाज्य संख्याएं होती हैं। ठीक है, को प्राइम नंबर होते हैं। ठीक है, अब यहां से आप समझ गए होगे सह अभाज्य संख्याएं होते हैं। ठीक है, तो देखो जो हमारी p और q है, जो सह अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इनका जो उभयनिष्ठ गुणनखंड यहाँ पे एक आपको मिल गया 5, जबकि जो सह अभाज्य संख्या होती है उनका जो कॉमन गुणनखंड होता है वो 1 होता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि p और q जो है हमारी सह अभाज्य संख्याएं नहीं है। ठीक है ना, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, तो देखो हमने यहाँ पे लिखा कि समीकरण 1 व 2 से यह विरोधाभास प्राप्त हुआ कि P और Q का एक के अतिरिक्त एक अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 भी है। ठीक है ना, एक के अतिरिक्त इसका अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 भी है, जिससे यह साबित होता है कि P और Q सह अभाज्य नहीं है। ठीक है, सह अभाज्य संख्या ये
नहीं है। ऐसा विरोधाभास हमारी गलत कल्पना जो कि हमने माना था रूट 5 एक परमेय संख्या है, ठीक है, उसके कारण हुआ है, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो अतः अतः रूट 5 एक अपरिमेय अपरिमेय संख्या है। ठीक है बेटा। देखो, क्वेश्चन आपको अगर समझ में आ गया है ना, तो वीडियो को लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि ऐसी और वीडियो जो हम नई लेके आए वो आप तक पहुंच जाए, ठीक है ना। एक्सरसाइज 1.2 का सेकंड क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि 3 प्लस 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो देखो बेटा, जैसा आपको पता है पिछले क्वेश्चन में हमने किया था, पहले हम क्या करते हैं, इसके विपरीत मान लेते हैं कि ये एक परिमेय संख्या है, फिर हम अपनी उस स्टेटमेंट को गलत साबित कर देते हैं, ठीक है, जिससे यह साबित हो जाता है कि ये वास्तव में अपरिमेय संख्या ही है, ठीक है। तो आइए समझते हैं हम इस क्वेश्चन को। तो देखो हम क्या करते हैं, सबसे पहले माना माना 3 प्लस 2 रूट 5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। इसके विपरीत हमने मान लिया। अब इसी स्टेटमेंट को हम अपनी गलत कर देंगे, ठीक है, इस कल्पना को। अब देखो, आपको पता है परिमित संख्या को p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे 3 प्लस 2 रूट 5 को p बटे q के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं, ठीक है। ये परिमित संख्या क्या होती है ये आप भली भांति जानते हैं, ठीक है। नहीं जानते हैं तो आप क्लास 10th के लायक ही नहीं है। p बटे q, जहां p q सह अभाज्य सह अभाज्य संख्याएं, ठीक है। सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, ये मैंने पिछले क्वेश्चन में समझा दिया है, आप वहां जाके देख लो बेटा, ठीक है। क्योंकि इसको मैंने वहां पे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। इस वीडियो में इसको फिर से एक्सप्लेन करूंगा तो बहुत ज्यादा टाइम जाएगा, ठीक है। अब देखो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पिछले क्वेश्चन में हमने किया था कि दोनों पक्षों का स्क्वायर कर दिया था। यहाँ पे क्या करेंगे कि ये जो 3 है, इस 3 को हम बराबर के इस पार लेके आएंगे, लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है, इसको हम राइट हैंड साइड में लेके आएंगे। तो देखो कैसे लेके आएंगे, 2 रूट 5 इज इक्वल टू पी वाई क्यू। जब कोई संख्या बराबर के इधर लिखी होती है ना, तो हम जब बराबर के राइट साइड में लेके जाते हैं तो उसका चिन्ह विपरीत हो जाता है। जैसे ये प्लस का 3 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का 3, ठीक है ना बेटा। अब देखो 2 रूट 5, यहाँ पे हम क्यू एलसीएम ले लेते हैं इसका, ठीक है। तो यहाँ पे देखो p हो जाएगा -3q हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, ये तो आप समझ रहे हो ना, यहाँ पे q को एलसीएम लिया तो देखो यहाँ पे 1 होगा इसके बटे में, ठीक है। फिर इंटू q हो जाएगा, फिर ऊपर भी इंटू q हो जाएगा, ठीक है, ये तो आप समझ रहे होगे। अब देखो बेटा, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो 2 है ना, इसको इसके टोटल बटे में लेके जाएंगे। जैसे रूट 5 इज इक्वल टू p-3q अपॉन 2q। जब आप बटे में लेके जाओगे तो 2q हो जाएगा नीचे। ये कैसे हो जाएगा, देखो मैं समझाता हूँ आपको। जैसे देखो 2 रूट 5 इज इक्वल टू p-3q अपॉन q लिखा है, तो रूट 5 है, p-3q अपॉन q के बटे में हमारा 2 पहुंच जाएगा, ठीक है। तो आपको पता है 2 के अपॉन में अगर 1 लिख लें तो इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है, 2 ही है ये, ठीक है। तो जब हम भिन्नों का भाग करते हैं तो हम क्या करते हैं, p-3q अपॉन q इंटू कर देते हैं, 2/1 लिखा है तो 1/2 कर देंगे, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे मिलेगा p-3q अपॉन 2q, ठीक है। इस तरह से आपको ये प्राप्त हो जाएगा यहाँ पे, ये वाला टर्म, यही तो है यहाँ पे। अब देखो, आपको यहाँ से एक बात पता चलेगी, यहाँ पे जो p है, यहाँ पे जो p है, ठीक है, और यहाँ पे जो q है वो पूर्णांक है। क्यों पूर्णांक है भैया, देखो आपने अभी ऊपर बोला था p और p बटे q एक संख्या है जो कि परिमेय है, और परिमेय संख्या में p और q पूर्णांक होते हैं, ठीक है ना। जहाँ q क्या होता है, जीरो नहीं होता, ठीक है। अब देखो, जब ये p और q पूर्णांक है तो इसका मतलब ये एक परिमेय संख्या बन गई। आप कहोगे कि सर कैसे बन गई, तो देखो बेटा, अगर p और q पूर्णांक है ना, p और q पूर्णांक है,
पी और क्यू क्या है हमारे यहाँ पे, एक मिनट रुको। पी और क्यू पूर्णांक है, तो ये परिमेय संख्या कैसे हो गई सर, है ना। तो देखो, पी की जगह हम कोई एक पूर्णांक रख लें, जैसे 2 रख लें, ठीक है। और क्यू की जगह पे हम कोई एक पूर्णांक रख लें 3, ठीक है। तो देखो, इसमें हम इसको एक समीकरण कर देते हैं, समीकरण नंबर 1। तो समीकरण नंबर 1 में पी की जगह हम 2 रख दें, -3 इंटू क्यू की जगह हम क्या रख दें, अ, नहीं, पी हमारा 3 माना है हमने, पी हमारा 2 माना है, ठीक है। और -3, क्यू हमने कितना माना है, 3, ठीक है। अब देखो, 2 इंटू क्यू कितना है हमारा, 3। तो देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 तिया 9, 2 -3 तिया 9, अपॉन 2 तिया 6। तो देखो हमें यहाँ पे मिलेगा -7/6, ठीक है। तो देखो, -7/6 क्या है, हमारी एक परिमेय संख्या है, ठीक है ना। देखो, परिमेय संख्या बेटा क्या होती है, देखो परिमेय संख्या होती है जो p बटे क्यू के रूप में लिखी जा सके, जहां q हमारा जो है 0 के बराबर ना हो, ठीक है। और क्या हो, ये दोनों p और q पूर्णांक हो, ठीक है ना। तो इस तरह से हमारी जो ये वाली संख्या है, ये वाली संख्या क्या हो गई, हमारी परिमेय संख्या हो गई, ठीक है। अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं, समीकरण 1 में p, 3, q और 2 पूर्णांक है, पूर्णांक है, ठीक है। इसलिए इसलिए p-3q अपॉन 2q एक परिमेय संख्या है, ठीक है। देखो बेटा, p-3q अपॉन 2q परिमेय संख्या क्यों है, ये आप बहुत अच्छे से समझ गए होगे, ठीक है। इतने अच्छे से मैंने इसको एक्सप्लेन किया यहाँ पे, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे देखो एक चीज और समझने वाली क्या है, कि जब आपने देखा कि ये एक परिमेय संख्या है, ये वाली, ठीक है, ये वाली, तो इसके बराबर में जो लिखी है वो भी तो परिमेय संख्या हो जाएगी, ठीक है। कैसे हो जाएगी, देखो आपने पढ़ा होगा, छोटी क्लासों में था कि जैसे इन चिन्हों का यूज करना रहता था, ठीक है ना। ये वाले चिन्हों का यूज करना रहता था, इधर कोई संख्या लिखी होती थी, बीच में बॉक्स बना होता था, इधर कोई संख्या लिखी होती थी। तो जैसे इधर 1000 लिखा हुआ है और इधर 100 × 10 लिखा हुआ है, तो उसको आप ऐसे दर्शाते थे कि ये 1000 है और 100 × 1000, तो इसमें आप ऐसे बराबर का निशान लगा देते थे। ऐसे करके 900 लिखा हुआ है इधर, और इधर 875 लिखा हुआ है, तो आप क्या करते थे, इस तरह से निशान लगा देते थे। तो इसका मतलब क्या होता था, ये दर्शाता था कि ये संख्या 875 छोटी है, ये 900 बड़ी है, 1000 और 100 × 10 ये दर्शा रहा है यहाँ पे बराबर है, ठीक है। तो उसी तरीके से जो यहाँ पे देखो बराबर का जो निशान है, ये वाला, ये दर्शा रहा है कि p-3q अपॉन 2q के बराबर क्या है, √5, ठीक है। अब देखो, यही चीज आपकी समझने वाली है, जब ये एक परिमेय संख्या है तो ये भी तो एक परिमेय संख्या हो गई, यही तो हमारा ये चिन्ह दर्शा रहा है। लेकिन आपको भली भांति पता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या होती है, हम इसको पिछले क्वेश्चन में प्रूफ भी कर चुके हैं, है ना। और दूसरी चीज, होता क्या है कि जितनी भी अभाज्य संख्याएं होती है ना, अगर उनका रूढ़ करें, वर्गमूल निकालें, तो वो क्या होता है, अपरिमेय संख्या ही होती है, ठीक है। जैसे कोई भी अपरिमेय संख्या है, जैसे सॉरी, कोई भी अभाज्य संख्या है, 23 हो गई, ठीक है, 11 हो गई, ठीक है ना। जब हम इनका रूढ़ करते हैं ना, तो ये हमें अपरिमेय संख्या ही मिलती है, ठीक है, जब इसका आंसर आप निकालोगे, ठीक है। तो ये जो जितनी भी आएंगी हमारी क्या हो जाएंगी, अपरिमेय संख्या होंगी, जितनी भी अभाज्य संख्याएं होती हैं जिनका वर्गमूल निकालते हैं। जैसे 4 है, इसका हम वर्गमूल निकालेंगे तो देखो हमें 2 मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन जितनी भी कोई अभाज्य संख्याएं रूट के अंदर होंगी, उनका वर्गमूल क्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो इस तरह से √5 हमारी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। देखो बेटा, वैसे आपके सिलेबस में नहीं है इसमें, लेकिन अगर आप अपरिमेय और परिमेय √5 क्यों अपरिमेय है, ये क्लास 9th की एक एक्सरसाइज है, 1.3 या 4, उस एक्सरसाइज में बहुत अच्छे से मैंने समझाया हुआ है। अगर आपको देखना हो ना, तो वहां जाके आप देख सकते हो, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ठीक है। बहरहाल आप ये समझ चुके हो कि √5 एक
अपरिमेय संख्या है, इसको हमने अभी प्रूव भी किया है पिछले क्वेश्चन में। तो देखो यहाँ पे ये जो p-3q/2q है, उसकी वजह से ये यहाँ पे क्या हमें प्रतीत हो रहा है कि √5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है ना। तो देखो हम यहाँ पे एक तथ्य लिखते हैं। देखो हमने यहाँ पे लिखा है, यहाँ एक विरोधाभास प्राप्त हुआ कि √5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है ना। देखो यहाँ पे यही तो विरोधाभास प्राप्त हुआ कि √5 एक परिमेय संख्या है, जो कि हमारी गलत कल्पना 3+2 √5 एक परिमेय है के मानने के कारण प्राप्त हुआ। जैसा हमने ऊपर मान लिया था ना कि 3+2 √5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। यही जो हमारी कल्पना थी, 3+2 √5 एक परिमेय संख्या है, इसी को तो हमें गलत साबित करना था, ठीक है ना। तो वो हमारी गलत कल्पना थी, जिसके कारण यह विरोधाभास प्राप्त हुआ कि √5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। तो इससे यह साबित होता है कि जो हमारी 3+2 √5 है, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, अतः 3+2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। देखो बेटा, अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो ना, तो यार वीडियो को लाइक कर लो, है ना, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। और कोई भी डाउट अगर आपका बचा है तो एक बार फर्स्ट क्वेश्चन को जाकर जरूर देखो, ठीक है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक्सरसाइज 1.2 का थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, सिद्ध कीजिए कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना बेटा। तो देखो, जैसा कि आपको फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन देख के पता चला कि हम इसके विपरीत मान लेते हैं, ये एक परिमेय संख्या है, फिर अपनी मान्यता को गलत साबित कर देते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से हम यहाँ पे भी करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखते हैं, माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। अब आप देखो, परिमेय संख्या जब हमने इसको माना है तो हम इसको लिख सकते हैं, 1/√2 इज इक्वल टू p/q। परिमेय संख्या p/q के रूप की होती है, जहाँ पे p और q पूर्णांक होते हैं, q इज नॉट इक्वल टू 0 होता है, और p और q सहअभाज्य होते हैं, ठीक है। जहाँ p q सहअभाज्य हैं, ठीक है, सहअभाज्य संख्याएं हैं। सहअभाज्य को इंग्लिश में बोलते हैं कोप्राइम। देखो ये होती क्या है सहअभाज्य, जैसे कोई ग्रुप होता है दो या दो से अधिक संख्याओं का, जैसे एक 3 और 5 का ग्रुप हो गया, 2 और 3 का ग्रुप हो गया, ठीक है। और जैसे पी और क्यू का हम एक ग्रुप मान लें, क्योंकि हमने लिखा है पी क्यू सहअभाज्य हैं, ठीक है। तो देखो, मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि सहअभाज्य होती क्या है। जैसे 3 और 5 है, तो 3 का हम फैक्टर करेंगे तो 1 × 3 मिलेगा, 5 का फैक्टर करेंगे तो 1 × 5 मिलेगा, ठीक है। इस वाले में 2 का फैक्टर करेंगे तो 1 × 2, और 3 का करेंगे तो 1 × 3, ठीक है। ठीक इसी प्रकार पी का करेंगे तो 1 × p, ठीक है। क्यू का करेंगे तो 1 × q। अब आप यहाँ पे एक चीज देखो, 3 और 5 में इसका जो कॉमन गुणनखंड है वो क्या है, 1। 2 और 3 में जो उसका कॉमन गुणनखंड क्या है, 1, ठीक है। इसके अतिरिक्त और कोई कॉमन गुणनखंड इसमें नहीं है। ठीक इसी तरह पी और क्यू का भी जो कॉमन गुणनखंड है वो क्या है, 1। जैसे कोई संख्या है दो या दो से अधिक संख्याओं के समूह का जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है वो 1 होता है, वे संख्या क्या होती हैं, सहअभाज्य, ठीक है ना। तो आप समझ गए होंगे सहअभाज्य क्या होती है। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार फर्स्ट क्वेश्चन के जाके देखो, वहां पे हमने इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, ठीक है। बार बार अगर हम हर चीज को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे तो क्या होगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, जिससे क्या होगा कि आपको देखने में दिक्कत होगी और आपका टाइम भी बहुत जाएगा। अब देखो, हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। हमने फर्स्ट क्वेश्चन में क्या किया, दोनों साइड वर्क कर दिया, यहाँ पे भी हम वही करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे हमारा, पहले हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो देखो मिलेगा Q इज इक्वल टू p√2, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे हम दोनों पक्षों में वर्क कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लिखते हैं, दोनों पक्षों का वर्क करने पर। अब देखो यहाँ पे हमें मिलेगा
क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर इंटू टू। ठीक है, कहने का मतलब ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर इक्वल टू टू पी स्क्वायर। ठीक है, ये देखो आप समझ गए ना, पी रूट टू को हम कैसे टू पी स्क्वायर कर सकते हैं। देखो पी का स्क्वायर, पी का स्क्वायर मतलब पी इंटू पी इंटू रूट टू का स्क्वायर। ठीक है, जब रूट टू का गुणा रूट टू से करेंगे तो हमें दो मिल जाएगा, और पी का पी से गुणा करेंगे तो पी स्क्वायर मिल जाएगा। तो इस तरह से ये टू पी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना। अब यहाँ पे आप देखो, हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमारा पी स्क्वायर है इसको इधर लिख लेते हैं, और क्यू स्क्वायर के बटे में टू भेज देते हैं। ठीक है, यहाँ से देखो क्या हुआ है, पी स्क्वायर के पास से टू इसके बटे में चला गया है। ठीक है ना, बस हमने क्या किया, इसको साइड चेंज करके लिख दिया, उससे कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे पी स्क्वायर के बराबर में क्यू स्क्वायर बटे टू आ गया। देखो मेन चीज यहीं पे आके फंसती है। इस सवाल के दो पॉइंट हैं, जिसको समझ जाए ना बच्चा, तो वो इन सारे सवालों को बहुत अच्छे से करेगा। वैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में इसको समझाया है बहुत अच्छे से, लेकिन एक बार मैं फिर से समझा देता हूँ। देखो ये फर्स्ट पॉइंट में क्या होता है कि क्यू स्क्वायर के बटे में दो लिखा हुआ है, तो आपने देखा होगा किताब में लिखा होता है, चूंकि क्यू स्क्वायर का एक गुणनखंड, एक गुणनखंड दो है, तो क्यू का भी एक गुणनखंड दो होगा। देखो ये आपने किताब में जरूर पढ़ा होगा। ठीक है, ये पहला ऐसा पॉइंट है जिसको स्टूडेंट्स नहीं समझ पाते हैं। ठीक है, देखो हम इसको क्लियर करते हैं। इसको हमने फर्स्ट क्वेश्चन में बहुत अच्छे से क्लियर किया है, लेकिन मैं आपको फिर से क्लियर कर रहा हूँ यहाँ पे, फिर से आपका टाइम ज्यादा लेने वाला हूँ मैं। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, जैसे क्यू स्क्वायर है, जैसे क्यू को मान लें 10। ठीक है, तो जो क्यू स्क्वायर है, क्यू 10 स्क्वायर हो जाएगा। वो किससे, तो उसके बटे में लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या हो गया, बटे में कोई चीज लिखा है, इसका बटे में कोई अंक लिखा है, इसका मतलब क्या हो गया कि वो ऊपर वाली संख्या को विभाजित कर रहा है। ठीक है ना, जैसे अब भाई 10 के बटे में दो लिखा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये दो से 10 कट जाएगा, है ना। तो कटना जैसे विभाजित करना, कटना, या फिर गुणनखंड एक ही चीज हो जाएगी। जैसे देखो पहली चीज आप ये समझो, 10 का स्क्वायर दो से विभाजित है, 10 का स्क्वायर दो से विभाजित है, जैसे 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 100, और वो किससे विभाजित है, दो से। ठीक है, ठीक उसी प्रकार ये कह रहे हैं कि जो Q है वो भी दो से विभाजित है। कैसे भैया, देखो Q हमारा क्या है, 10, वो भी दो से विभाजित है। अब आप कहोगे कि सर आप कभी कह रहे हो गुणनखंड, कभी कह रहे हो विभाजित, ये चीज हमारे समझ में नहीं आ रही। तो देखो बेटा, होता क्या है, जैसे अब कोई संख्या 10 है, ठीक है, उसको आप जब गुणनखंड करोगे, गुणनखंड कैसे करते हो, दो पंचे 10, पांच एकम पांच, तो इसके गुणनखंड क्या हो जाएंगे, दो गुणे पांच। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हो जाएगा कि जो दो है उससे भी 10 विभाजित हो जाएगा। देखो इसको 10/2 भी लिख सकते हो, और इसको 10/5 भी लिख सकते हो। कहने का मतलब जो हमारे गुणनखंड होते हैं वो हमारी संख्या को विभाजित भी तो करते हैं, है ना। तो इन्होंने यहाँ पे क्या किया है कि क्यू स्क्वायर को दो विभाजित कर रहा है, तो इन्होंने लिख दिया क्यू स्क्वायर का एक गुणनखंड दो है। ठीक है, जैसे 10 को दो विभाजित कर रहा है, तो 10 का एक गुणनखंड दो है। ठीक है, तो यही इनका कहने का मतलब है, क्यू स्क्वायर का एक गुणनखंड दो है। ठीक है ना, तो इसका मतलब आप समझ गए ना, मैं आपको यही समझाना चाह रहा हूँ कि जैसे कोई संख्या किसी संख्या से विभाजित हो रही है, तो जो संख्या विभाजित करती है जैसे दो, वो ऊपर वाली संख्या का एक गुणनखंड होता है। ठीक है ना, इतने में मैं आपको बस यही चीज समझाना चाहता था। ठीक है, दूसरी चीज जो मैंने यहाँ पे आपको समझाई, ये वाली, ठीक है, इसमें मैंने आपको ये समझाया कि क्यू स्क्वायर का एक गुणनखंड दो है, क्यू स्क्वायर का एक गुणनखंड दो है, तो क्यू का भी एक गुणनखंड दो होगा। देखो आपकी किताब में एक प्रमेय लिखी हुई है जो ये कहती है कि
क्यू स्क्वायर का गुणनखंड 2 है। जैसे हमने यहाँ पे क्या किया, क्यू को 10 माना, क्यू को 10 माना, ठीक है, और उसका स्क्वायर 2 से विभाजित है। तो इसका स्क्वायर क्या हुआ, 100, जो क्या है 2 से विभाजित है। तो इनका कहने का मतलब है कि क्यू का भी एक गुणनखंड 2 होगा। कहने का मतलब जो ये 10 है ना, जो क्यू है, देखो क्यू हमारा 10 था, ये भी 2 से विभाजित होगा। ठीक है ना, ये आपकी प्रमेय कहती है, आपकी किताब में लिखी हुई है। तो ये आप समझ गए, जो हमारा पहला पॉइंट है ये बहुत जरूरी है कि क्यू स्क्वायर का एक गुणनखंड 2 है, तो क्यू का भी एक गुणनखंड 2 होगा। ये कैसे होगा, ये आपकी प्रमेय कहती है, और मैंने इसको एक्सप्लेन भी कर दिया ये कैसे होगा, ठीक है ना। दूसरी चीज आप ये भी समझ गए कि विभाजित और गुणनखंड क्या है, ठीक है। यहाँ पे जैसे आप लिखा हुआ है ना क्यू स्क्वायर बटे 2, तो आप कहोगे कि यहाँ पे तो बटे में लिखा हुआ है, विभाजित कर रहा है, फिर आपने गुणनखंड क्यों लिख दिया। तो जब कोई संख्या किसी संख्या को विभाजित करती है, तो विभाजित करने वाली संख्या क्या होती है, उस संख्या का गुणनखंड, ठीक है। यही मेरा मतलब था, जो इधर मैंने आपको समझाया। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, जो हमारा क्यू है, क्यू हमारा क्यू का एक गुणनखंड 2 है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे अतः क्यू इज इक्वल टू 2c, जहां c एक पूर्णांक है। अब देखो बेटा, मैंने अभी आपसे थोड़ी देर पहले एक बात कही थी कि इस क्वेश्चन में 2 पॉइंट हैं जिनको बच्चा अगर समझ जाए तो वो परेशान हो ही ना। तो पहला पॉइंट तो ये था, दूसरा पॉइंट है ये, ठीक है। जहां पे आपने देखा कि इन्होंने 2c क्यों रखा, आपने किताब में देखा होगा कि q इक्वल टू 2c लिखा हुआ है। तो सर ये 2c कहाँ से आ जाता है, ये बता दो हमें, है ना। ये देखो बेटा, ये कहाँ से आ जाता है, मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। होता क्या है, हम यहाँ पे रफ साइड में लेते हैं, ठीक है। होता क्या है, जैसे यहाँ पे आपने देखा कि Q Q का भी एक गुणनखंड 2 है। Q जो है उसका एक गुणनखंड 2 है, ठीक है ना। तो आपने देखा, जब आपने P बटे Q, P बटे Q, P बटे Q जब एक परिमेय संख्या मानी थी, जहां P और Q सह अभाज्य संख्या मानी थी, तो वहां पे आपने देखा था कि जो ये देखो यहाँ पे P और Q है, उसका एक गुणनखंड एक भी था, ठीक है। एक भी तो था, ये जो देखो ये एक लिखा हुआ है ना, ये वाला, ये वाला, ये एक भी तो इसका एक गुणनखंड था, Q का, था कि नहीं। तो यहाँ पे 2 × 1, ठीक है। इस प्रकार से इसका कोई एक गुणनखंड और भी पूर्णांक हो सकता है, ठीक है, इंटू कुछ और भी हो सकता है जो हमें पता नहीं है, ठीक है ना। 2 तो हमें पता चल गया कि इसका एक गुणनखंड है क्यू का, लेकिन हमारा हमको जो इसके अन्य गुणनखंड है, जो अन्य गुणनखंड है वो तो नहीं पता चले ना। तो हमने क्या किया कि उसको हमने c का नाम दे दिया, 2 × c। c पूर्णांक इसलिए है क्योंकि कोई भी परिमेय संख्या है, उसका जो अंश और हर होता है वो पूर्णांक होता है, ठीक है ना। तो इसलिए हमने यहाँ पे लिखा c एक पूर्णांक है। देखो ये 2 मेन पॉइंट थे जिनको आपको इस क्वेश्चन में समझना बहुत जरूरी था, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ये बहुत अच्छे से समझ गए होगे दोनों पॉइंट, क्योंकि मैंने बहुत दिल से समझाया है बेटा। और देखो एक पॉइंट ऊपर जो है ना हमारा सह अभाज्य वाला, ये तीसरा पॉइंट, ये भी बहुत मेन है, ठीक है। इन्हीं 3 क्वेश्चन से इसके आंसर आएंगे। अब देखो, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि जो Q का मान है 2c जो आया है, उसको हम समीकरण नंबर 1 में रख देंगे, ठीक है। Q का मान, Q का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है ना बेटा। अब देखो समीकरण नंबर 1 हमारा क्या है, समीकरण नंबर 1 है हमारा पी स्क्वायर इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन 2। तो देखो हमारा यहाँ पे क्या मिलेगा, पी स्क्वायर इक्वल टू क्यू हमारा कितना है 2c, उसका स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। अब देखो इसको हम सॉल्व करते हैं। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा पी स्क्वायर इक्वल टू 2 दूना 4, 4c² अपॉन 2, 2 से 4 कट जाएगा, 2c² आएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा p² इक्वल टू 2c²। अब देखो बेटा यहाँ पे क्या होगा,
कि सी स्क्वायर लिखकर हम क्या करेंगे, पी स्क्वायर के बटे में 2 भेज देंगे। देखो यहाँ पे, यहाँ से ये 2 हट के यहाँ पहुंच जाएगा, ठीक है। फिर हम इसको साइड चेंज करके लिख देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे 2c स्क्वायर, ठीक है। अब देखो, जैसा हमने अभी थोड़ी देर पहले समझा कि पी स्क्वायर का एक गुणनखंड 2 है, ठीक है, तो पी का भी एक गुणनखंड 2 हो जाएगा। जैसा अभी हमने यहाँ पे ऊपर समझा था ना कि क्यू स्क्वायर का एक गुणनखंड 2 है, तो क्यू का भी एक गुणनखंड 2 हो जाएगा, जो मैंने देखो आपको इतना सारा समझाया था, ये वाला है ना। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे भी सी स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2 लिखा हुआ है। यहाँ पे भी पी स्क्वायर का एक गुणनखंड 2 है, तो पी का भी एक गुणनखंड 2 हो जाएगा। हम यहाँ पे लिखेंगे, चूंकि पी स्क्वायर का एक गुणनखंड 2 है, इसलिए पी का भी एक गुणनखंड 2 होगा, ठीक है ना बेटा। ये हमारा समीकरण नंबर 2 है। आप ये समझ गए कि पी स्क्वायर का एक गुणनखंड 2 है, तो पी का भी एक गुणनखंड 2 होगा, क्योंकि हमने इसको ऊपर अभी अभी आपको समझाया है यहाँ पे, ठीक है। तो आई होप आप बहुत अच्छे से इस चीज को समझ गए होगे। अब बेटा एक चीज देखो, आपको यहाँ समीकरण 1 व 2 से एक चीज पता चलेगी। समीकरण 1 व 2 से पहले हम समीकरण नंबर 1 में आते हैं। समीकरण नंबर 1 ये रहा, ठीक है। ये हमारा समीकरण नंबर 1। इससे आपको ये पता चलेगा कि Q का एक गुणनखंड 2 है। ये देखो, आपको यहाँ पे दिखेगा Q का एक गुणनखंड 2 है, Q का एक गुणनखंड 2 है। समीकरण नंबर से एक चीज आपको पता चली, ठीक है। अब बेटा आते हैं हम समीकरण नंबर 2 पे, ठीक है। यहां से आपको पता चलेगा P का भी एक गुणनखंड 2 है। पता चला आपको। अब यहाँ पे देखो, समीकरण 1 व 2 से आपको पता चला कि P और Q दोनों का दोनों का एक के अतिरिक्त एक के अतिरिक्त एक के अतिरिक्त अन्य एक गुणनखंड गुणनखंड क्या है, अन्य गुणनखंड 2 भी है, ठीक है। देखो, जब हमने ऊपर लिखा था कि जहां P और Q सह अभाज्य है, वहां हमें पता चला था P और Q का जो कॉमन गुणनखंड है वो 1 है ना। यही तो हमें पता चला था। लेकिन यहाँ पे बेटा देखो क्या हुआ, P और Q का एक कॉमन गुणनखंड हमें 2 भी मिल गया। कहने का मतलब P 1 इंटू Q था, और Q हमारा सॉरी P था, और Q हमारा क्या था, 1 इंटू Q। तो हमें यहाँ पे इसका एक कॉमन गुणनखंड और मिल गया, 2, ठीक है। तो बेटा एक चीज बताओ, क्या ये अब सह अभाज्य संख्या रही। जैसा कि मैंने आपको समझाया, सह अभाज्य संख्याओं का जो कॉमन गुणनखंड होता है वो तो एक ही होता है, और यहाँ पे इसका कॉमन गुणनखंड देखो 2 भी हो गया। तो इसका मतलब ये सह अभाज्य संख्या नहीं है। और बेटा देखो, होता क्या है कि जो परिमेय संख्या होती है ना, परिमेय संख्या को हम पी वाई क्यू के रूप में लिखते हैं, तो उसके जो अंश होता है, परिमेय संख्या का अंश और हर जो होता है वो क्या होते हैं, सह अभाज्य होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे जब इसके अंश और हर सह अभाज्य है ही नहीं, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये एक परिमेय संख्या नहीं है, ठीक है। तो देखो, हम यहाँ पे लिखेंगे P और Q दोनों दोनों का एक के अतिरिक्त अन्य एक गुणनखंड 2 भी है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे देखो लिख लेते हैं। देखो बेटा, हमने यहाँ पे लिखा समीकरण 1 व 2 से यह विरोधाभास प्राप्त होता है कि P और Q सह अभाज्य नहीं है, ठीक है ना। सह अभाज्य क्यों नहीं है, ये आप अभी अभी यहाँ पे समझ चुके हो, ठीक है बेटा। तो देखो, इससे यह विरोधाभास प्राप्त हुआ कि P और Q सह अभाज्य
नहीं है, जिससे यह साबित होता है कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, हमारी कल्पना यहाँ पे गलत हो गई। जो हमने माना था P और Q सह अभाज्य है। ठीक है, यहाँ पे देखो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, P और Q दोनों का एक के अतिरिक्त अन्य एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 भी है, जो हमारी कल्पना P और Q सहभाज्य है उसको गलत साबित करता है। ठीक है ना, जिससे यह साबित होता है कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। ये मैंने अपनी भाषा में यहाँ पे लिख दिया, ये भी एकदम सही है। आप ये मत सोचिए कि यह गलत है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से आप 1/√2 को अपरिमेय साबित कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको बेटा क्वेश्चन समझ में आया तो एक लाइक जरूर कर लो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। ठीक है ना, चलिए देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सरसाइज 1.2 के थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, सिद्ध कीजिए 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखो बेटा, इस एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन था 3+2√5। ये क्वेश्चन उसी की तरह है। अगर आप एक बार उस क्वेश्चन को देख लोगे ना, तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल हम इसको करते हैं। देखो हम क्या करते हैं, इसके विपरीत मान लेते हैं कि ये एक परिमेय संख्या है। ठीक है, माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, हम इसको विपरीत मान लेते हैं, फिर क्या करते हैं, अपनी इस स्टेटमेंट को गलत साबित कर देते हैं। ठीक है, जो हमने माना है। अब देखो आपको पता है कि 7√5 को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q पूर्णांक है, Q इज नॉट इक्वल टू 0 है, और क्या है, P और Q सह अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, सह अभाज्य क्या होता है, इसको हम फर्स्ट क्वेश्चन में और थर्ड क्वेश्चन के भी फर्स्ट पार्ट में बता चुके हैं। ठीक है ना, तो आप वहां जाके इसको समझ सकते हो। हर क्वेश्चन में अगर हर चीज समझाएंगे बेटा तो बहुत लंबी वीडियो हो जाती है। ठीक है, उससे आप ही का नुकसान होता है। अब देखो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम दोनों साइड स्क्वायर यहाँ पे नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए ये हो जाएगा 7Q√5 इक्वल टू P। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, √5 यहाँ लिखकर P के बटे में 7Q भेज देंगे। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब यहाँ से आपका देखो समझने वाली चीज है कि जो हमारा P और Q है ये पूर्णांक है। देखो P और Q पूर्णांक क्यों है, अभी आपने यहाँ पे लिखा P और Q जो है एक परिमेय संख्या के अंश व हर है। P अंश है, Q हर है, और परिमेय संख्या के जो अंश और हर होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे पूर्णांक। ठीक है, तो P और Q हमारे यहाँ पे क्या है, पूर्णांक है। ठीक है ना बेटा, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो पूरी संख्या है, ये जो पूरी संख्या है वो क्या है, एक परिमेय संख्या है। अब आप कहोगे कि सर कैसे, तो देखो बेटा ऐसे, अगर P की जगह हम कोई पूर्णांक 2 रख लें और Q की जगह हम कोई पूर्णांक 3 रख लें, तो P/7Q में ऊपर 2/7 गुणे 3 आ जाएगा, 2 गुणे 7×3=21। देखो ये एक परिमेय संख्या हो गई। इसी तरह ये हमारी क्या हो जाएगी, एक परिमेय संख्या। ठीक है, अब हम यहाँ पे लिखेंगे कि समीकरण 1 में P7Q पूर्णांक है, इसलिए P/7Q एक परिमेय संख्या है। P/7Q एक परिमेय संख्या है। ठीक है ना बेटा, अब देखो यहाँ पे एक आपको देखो अंतर्विरोध प्राप्त होगा, विरोधाभास प्राप्त होगा कि जब P/7Q एक परिमेय संख्या है तो जो इसके बराबर में लिखा है √5 ये भी एक परिमेय संख्या होना चाहिए। लेकिन आपको पता है √5 एक अपरिमेय संख्या होती है। ये हम फर्स्ट क्वेश्चन में जो है इसको सॉल्व कर चुके हैं, सिद्ध कर चुके हैं कि ये अपरिमेय संख्या है, और थर्ड क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में भी ये हम चीज समझा चुके हैं। और एक बार हम फिर से समझा देते हैं, जितनी भी अभाज्य संख्याएं होती हैं, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, जब इनको रूट में लिखते हैं ना, तो बेटा जब इनका वर्गमूल निकालते हैं, रूट में लिखने का मतलब वर्गमूल हो गया,
ये जो इनके जो भी आंसर आएंगे ना यहाँ पे, वो अपरिमेय ही होते हैं, ठीक है ना। तो आप इस तरह से कह सकते हैं कि अपरिमेय संख्याओं के वर्गमूल अपरिमेय ही होते हैं, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे विरोधाभास प्राप्त हो रहा है आपको कि p/7 q के बराबर में √5 लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो ये भी एक परिमेय संख्या है, ये विरोधाभास प्राप्त हो रहा है आपको यहाँ पे। तो देखो आप यहाँ पे लिखोगे, तो देखो बेटा हमने यहाँ पे लिखा समीकरण 1 से यह विरोधाभास प्राप्त हुआ कि √5 एक परिमेय संख्या है। देखो बेटा यहाँ समीकरण 1 से आपको पता चला कि जो इसके बराबर में लिखा हुआ है √5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है ना। जो कि हमारी गलत कल्पना 7√5 को परिमेय मानने के कारण हुआ। देखो हमने यहाँ पे 7√5 को एक परिमेय संख्या माना था, ये हमने अपनी कल्पना को गलत साबित कर दिया है, ठीक है। जिससे यह साबित होता है कि जो 7√5 जो है हमारी एक अपरिमेय संख्या है। हम यहाँ पे लिख सकते हैं, अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। देखो बेटा अगर आपको इसमें कुछ भी ना समझ में आया हो, है ना, तो जो आपका सेकंड क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, एक बार आप उसको जाके जरूर देखो। देखो बेटा होता क्या है ना कि जैसे हर हर क्वेश्चन में एक चीज को बार बार समझाते हैं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, ठीक है, जिससे आप ही का नुकसान होता है। तो इसीलिए जो हमारे फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट और सेकंड और थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, वो इस एक्सरसाइज के तीन मोस्ट क्वेश्चन है जिनमें हमने सब कुछ बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। और दूसरी चीज आप एक बार फर्स्ट क्वेश्चन को देखोगे ना, √5 एक परिमेय कैसे है, अगर उस क्वेश्चन को देख लोगे ना तो इस एक्सरसाइज के सारे सवाल बहुत इजीली कर ले जाओगे। फिलहाल हम देखो अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। एक्सरसाइज 1.2 का लास्ट क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन भी सेम सेकंड क्वेश्चन की तरह है। यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, इसके विपरीत मान लेंगे ये परिमेय संख्या है, फिर अपनी कल्पना को गलत साबित कर देंगे। तो देखिए हम लिखते हैं, माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। इस कल्पना को हम अंत में गलत साबित कर देंगे, ठीक है ना बेटा। अब देखो अगर ये परिमेय संख्या है तो 6 + √2 को हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है, जहाँ p/q पूर्णांक है, p और q, और q इज नॉट इक्वल टू 0 है, और p q सह अभाज्य भी है, ठीक है ना। सह अभाज्य क्या होता है, ये हम फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन में समझा चुके हैं, ठीक है, वहां पे जाके आप इसको देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि हमने अभी कुछ क्वेश्चन में किया कि इसका दोनों तरफ हम स्क्वायर करते थे। आपने अगर सारे क्वेश्चन देखे हैं तो आप समझ गए होंगे कि किन क्वेश्चन में स्क्वायर करना है और किस में नहीं करना है, ठीक है। तो फिलहाल हम इसमें क्या करेंगे कि 6 को हम बराबर के इस पार भेज देंगे, ठीक है। देखिए √2 इक्वल टू p/q, जब 6 इस पार जाएगा तो इसका जो चिन्ह है प्लस, उसका विपरीत चिन्ह हो जाएगा, ठीक है, माइनस का 6 हो जाएगा ये। अब यहाँ पे देखिए क्या होगा, √2 इक्वल टू, यहाँ पे क्यू एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा p-6q, हो जाएगा कि नहीं। देखो यहाँ पे एक है इसके नीचे, तो इसकी इंटू क्यू से होगी और इसकी भी इंटू क्यू से हो जाएगी, ठीक है। अब देखो बेटा यहाँ से ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 1। अब यहाँ पे देखो p, यहाँ पे हम पहले लिखते हैं समीकरण 1 में p6q पूर्णांक है, p6q पूर्णांक है, अतः p-6q/q एक परिमेय संख्या है। देखो बेटा यही चीज जो है इस क्वेश्चन में समझने वाली है, ठीक है ना। आप कहोगे कि सर ये क्या है, p6q पूर्णांक क्यों है और p-6q अपॉन q एक परिमेय संख्या क्यों है, ये मैं वैसे समझा चुका हूँ पीछे क्वेश्चन में, लेकिन फिर से एक बार समझाता हूँ
देखो p6q पूर्णांक इसलिए है क्योंकि अभी आपने ऊपर 6√2 इज इक्वल टू पी वाई क्यू लिखा है, जहाँ पी क्यू सहअवाज है और p और q पूर्णांक होते हैं परिमेय संख्या में, ठीक है ना। तो इसी वजह से देखो ये p क्या है, हमारा परिमेय संख्या का अंश है, ठीक है, ये अंश हो गया, ये हर हो गया। और q हमारा क्या है, ये q हमारा क्या है, परिमेय संख्या का हर है, तो ये भी तो एक पूर्णांक हो गया ना। तो देखो बेटा, और 6 तो हमारा पूर्णांक है ही, ये तो आप जानते ही हो। अब देखो, जब ये p6q पूर्णांक है तो ये भी परिमेय संख्या हो जाएगी। अब कहोगे आपकी सर कैसे, तो देखो बेटा ऐसे, अगर p को हम 2 मान लें और q को हम 3 मान लें, है ना, और समीकरण 1 में रख दें इसका मान, p की जगह हम 2 रखते हैं, -6 इंटू क्यू की जगह हम 3 रख दें, अपॉन क्यू की जगह हम 3 रख दें, तो हमें क्या मिलेगा, 2 6 तियां 18 अपॉन 3, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा -16/3। देखो ये एक हमें परिमेय संख्या प्राप्त हो गई, ठीक है ना। तो इस तरह से क्या हो जाएगा कि p-6q अपॉन q एक परिमेय संख्या हो जाएगी, ठीक है बेटा। अब देखो, जैसा कि हमने पिछले कई क्वेश्चन में आपको समझाया है कि जब ये वाली संख्या हमारी परिमेय हो जाती है तो इसके बराबर में लिखी हुई भी संख्या हमारी परिमेय होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन हम ये जानते हैं कि ये √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है, इसको हम √5 को प्रूफ भी कर चुके हैं, ठीक है ना। तो ये √2 एक अपरिमेय संख्या है, ये हम भली भांति जानते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या प्रतीत हो रहा है कि यह एक परिमेय संख्या है, क्योंकि जब ये परिमेय संख्या है तो ये भी परिमेय संख्या है। ये जो बराबर का निशान है यही तो दर्शा रहा है यहाँ पे कि जब ये परिमेय संख्या है तो ये भी परिमेय संख्या है। लेकिन ये तो हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। देखो बेटा, होता क्या है, जितनी भी अभाज्य संख्याएं होती हैं, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 23 हो गया, 11 हो गया, जब हम इनके वर्गमूल निकालते हैं, कहने का मतलब जब हम इन्हें रूट में रखते हैं, ठीक है ना, तो इनके जो हमें आंसर मिलते हैं, जो वर्गमूल मिलते हैं, वो सब क्या होते हैं, वो सब यही होते हैं, अपरिमेय संख्या, ठीक है ना बेटा। तो इस तरह से आप कह सकते हो कि जो √2 है हमारी एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या प्राप्त हो रहा है विरोधाभास समीकरण 1 से कि √2 एक परिमेय संख्या है। हो रहा है प्राप्त कि नहीं हो रहा है बेटा, देखो, क्योंकि जब ये परिमेय संख्या है तो इसका मतलब ये भी परिमेय संख्या है। तो देखो हम यहाँ पे लिखेंगे, देखो बेटा हमने यहाँ पे लिखा समीकरण 1 से है विरोधाभास प्राप्त हुआ कि √2 एक परिमेय संख्या है, ठीक है ना। यहाँ पे देखो, समीकरण 1 से हमें प्राप्त हुआ कि √2 एक परिमेय संख्या है, ठीक है, जो हमारी गलत कल्पना 6 प्लस √2 को परिमेय मानने के कारण हुआ। देखो हमने यहाँ पे 6 प्लस √2 को जो परिमेय माना था, इस कल्पना को हमने गलत साबित कर दिया है, ठीक है ना। तो जब ये कल्पना गलत साबित हो गई कि 6 प्लस √2 एक परिमेय है, तो इसका मतलब हो गया कि 6 प्लस √2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, अतः 6 प्लस √2 एक अपरिमेय संख्या है। देखो बेटा, मैं आपसे एक बात कहूंगा, अपरिमेय संख्या है। देखो बेटा, मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपको इस क्वेश्चन में कुछ भी ना समझ में आया हो, है ना, तो जो आपका एक क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन, जिसमें 3 + 2√5 को सॉल्व किया है हमने, ठीक है, सिद्ध किया है कि ये एक अपरिमेय संख्या कैसे है, ठीक है। तो आप अगर इस क्वेश्चन को देख लोगे ना, तो आपके इसमें अगर कोई डाउट रह भी गया होगा ना, तो वो क्लियर हो जाएगा। देखो बेटा, होता क्या है कि अगर सारी चीजें हर क्वेश्चन में बताने लगे ना, तो आपकी जो वीडियो है ना बहुत लंबी हो जाएगी, जिससे आप ही के टाइम का नुकसान होगा, ठीक है ना। तो जो आपके मेन क्वेश्चन है फर्स्ट और सेकंड इस एक्सरसाइज के, अगर आपने वो दोनों अच्छे से कवर करे होंगे ना, तो इस एक्सरसाइज का कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जिसको आप बहुत आराम से ना समझ पाए, ठीक है। तो ये हमारी एक्सरसाइज का एंड हो गया। अगर क्वेश्चन अच्छा लगा हो, एक्सरसाइज अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, तो वीडियो को यार लाइक जरूर कर लो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि और नई वीडियो आप तक पहुंच जाए, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में।